बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे ये पूछ लूँ कि पिछले लेक्चर में जहाँ पे हमने एंडिंग किया था, किसी को कोई इशू उस लेक्चर में, कोई प्रॉब्लम तो अभी डिस्कस कर ले, फिर हम अपना लेक्चर फर्दर स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई मसला है पिछले लेक्चर्स में? अच्छा बच्चे, मैम नहीं, एक्चुअली मैम एक बात कहनी थी। वो जो है बुक का नेम प्लीज बता दीजिएगा कि हम बुक परचेज कर लेंगे नहीं। बच्चे मैंने नोट्स दिए थे क्लास में, आपने नहीं दिए? जीआर से पता करें, जीआर के पास नोट्स थे। हमने कहा था कि या तो बुक ले लें, पूरी बुक लेनी पड़ेगी, वरना जो चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे आप वही कॉपी करा लीजिएगा। तो वो जीआर के नोट्स कॉपी करा लिए थे। मैं पीडीएफ की फॉर्म में ग्रुप में भी लगा दूंगी। जी मैम, पीडीएफ फॉर्म में आप सेंड कर दीजिएगा, फिर हम उसकी कॉपी निकलवा लेंगे। चलें ठीक है, मैं ग्रुप में लगा दूंगी पीडीएफ की फॉर्म में। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले जो लेक्चर्स हम कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैनेजरियल अकाउंटिंग कैसे हेल्प आउट करती है बिजनेस में या मैनेजर्स को। हमने डिफरेंट चार फॉर्म्स की डिस्कस की थी कि ये स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प आउट करती है, उसकी फॉर्मुलेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प आउट कारी होती है। फिर दूसरी बात हमने ये की थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प आउट करती है। थर्ड वन हमने ये डिस्कस किया था कि ये रिसोर्स को मैनेज करने में हेल्प आउट करती है, यानी प्लानिंग और कॉस्ट में हेल्प आउट, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में हेल्प आउट कारी होती है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ये कंपनी को उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करने में हेल्प आउट करती है। हमने कहा था वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। हमारा जो लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वहाँ पे हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इसमें हमने मिशन स्टेटमेंट डिस्कस कर ली हुई है, विजन, ऑब्जेक्टिव्स ये हमने डिस्कस कर ली है। फिर हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेटजी के लिए यानी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और बिजनेस स्ट्रेटजी भी हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर्स में, ये हमने यहाँ तक कर लिया हुआ था। काफी बच्चे मेरे ख्याल आज नए हैं, वो जो लास्ट लेक्चर्स में नहीं थे, तो काइंडली आप अपने क्लास फेलो से वो लेक्चर ले लीजिएगा। फिर हमने बात की थी कंपेटिटिव एडवांटेज के बारे में कि ये ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प आउट कारी होती है। उस चीज में ये कैसे हेल्प आउट करती है? हमने कहा कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए दो स्ट्रेटजीज नॉर्मली अडॉप्ट करती हैं। एक तो हमने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी की बात की थी, दूसरी हमने बात की थी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी की। ये वो सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनमें हेल्प आउट कारी होती है ऑर्गेनाइजेशंस को। हमने कहा जब ये कोर स्ट्रेटजी या लीडरशिप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कंपनी जो भी अडॉप्ट करती है उसके अकॉर्डिंगली मैनेजरियल अकाउंटिंग उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका काम, मैनेजरियल अकाउंटिंग का क्या काम होता है कि मैनेजमेंट को जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए जो भी डिसीजंस है वो ले सके। अब जब बात करते हैं कि दो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए, इसमें एक कोस्ट स्ट्रेटजी है, कोस्ट स्ट्रेटजी, और दूसरी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है। तो ये कैसे इस चीज में हेल्प आउट करेगा? हमने कहा कंपनी अगर कोस्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है, कोस्ट स्ट्रेटजी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, क्या है कि कंपनी क्या करती है, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट की कॉस्ट से कम रखती है, लेकिन क्वालिटी वही दे रही होती है, आप अपनी कॉस्ट कम प्रोवाइड कर रहे होते हो। जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी गौरमे की। गौरमे की बेकरी से अगर आप कुछ आइटम खरीदते हो तो उनकी प्राइस कम होती है एज कंपेयर टू दूसरी बेकरी से खरीदो। तो वो क्या है, वो एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए। दूसरी क्या आती है हमारे पास, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। इसमें क्या था कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट से डिफरेंट करती है, किसी भी बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकती है। आइदर हमने कहा कि वो उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकती है, उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकती है, उसकी पैकिंग को चेंज कर सकती है, कोई एक फीचर जिसकी बेस पे वो अपनी प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट से बेटर बना सकती है। हमने कहा ये भी एक स्ट्रेटजी है जो कंपनी अडॉप्ट करती है अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर का की प्रेफरेंस बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट को। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था कंपनी कैसे करती है। अब थर्ड स्टेप्स की तरफ आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नो मैम। एनीवन, किसी को कोई इशू यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं।
लास्ट में अभी पहले हमने बताया कि हमने 4 वेज लिखे थे जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प आउट करती है, स्ट्रेटेजी बनाने में, कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने में। फिर हमने थर्ड कहा था कि कंपनी, हमने जब बात की थी मैनेजरियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, कि रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना ताकि शेयर होल्डर की वैल्यू को और कस्टमर की वैल्यू को इन्हांस किया जा सके। अब शेयर होल्डर या कस्टमर की वैल्यू को इन्हांस करने के लिए या रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए मैनेजरियल अकाउंटिंग कंपनीज को या मैनेजर्स को प्लानिंग और कंट्रोलिंग में भी हेल्प आउट करती है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में हेल्प आउट करने का क्या मतलब है कि वो अपने जो रिसोर्स हैं उनको प्रॉपरली प्लान कर सके, कंट्रोल कर सकें, ताकि वो शेयर होल्डर की वैल्यू को और कस्टमर की वैल्यू को इन्हांस कर सके। अच्छा, प्लानिंग और कंट्रोलिंग की अगर बात करें तो हम कहते हैं ये मैनेजरियल अकाउंटिंग के 2 बेसिक एलिमेंट हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग के 2 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक है प्लानिंग और दूसरा है कंट्रोल। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम क्या स्क्रीनशॉट नहीं करवा सकती हैं आप? मेरे पास अभी पीडीएफ फॉर्म में नहीं है बच्चे वो। तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उनसे ही शो करवा दें, कोई बुक वगैरह, क्योंकि हमारे पास ना तो नोट्स है ना ही हमारे पास कोई बुक है। इस तरह हमें किस तरह पता चलेगा? जी आपने नोट्स कॉपी नहीं कराए थे उस दिन? मैम उस दिन सिर्फ उसने एक कॉपी करके दी थी और वो कॉपी एक लड़की ले गई थी, ना ही टाइम था और करवाने का उस टाइम। चलें ठीक है, अभी तो नहीं, मैं फिर आपको बाद में शो करती हूँ, अभी तो स्टार्ट क्लास हो रही है, तो पिक लेके बाद में पीडीएफ फॉर्म में बना के मैं आपको कर दूंगी। जी ठीक। अभी आप वैसे देखो, हमने आपको याद, इतना तो याद है ना लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे डिस्कस? हमने ये डिस्कस किया था ना कि मैनेजरियल अकाउंटिंग। जी लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर एंड हुआ था वो था हाउ टू मेक स्ट्रेटेजी। उसमें 2 तरह की थी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और बिजनेस थी। कंपेटिटिव एडवांटेज तो वो हमने सेपरेट किया था ना, दूसरा कॉन्सेप्ट था। हमने ये बात की थी कि मैनेजरियल अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है, वो प्रोसीजर या टेक्निक बताना जिसके थ्रू आप शेयर होल्डर और कस्टमर की वैल्यू को इन्हांस कर सकते हो, ये डिस्कस किया था हमने। अब हमने कहा शेयर होल्डर या कस्टमर की वैल्यू को इन्हांस करने के तरीके कौन कौन से हैं, प्रोसीजर या टेक्निक कौन कौन सी हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। प्रोसीजर या टेक्निक में हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया था इसमें? हमने यही डिस्कस किया था कि 4 तरीके या प्रोसीजर कौन कौन से हैं जिनके थ्रू मैनेजरियल अकाउंटिंग मैनेजर्स को हेल्प आउट कर रही होती है। पहला क्या पढ़ा था प्रोसीजर? हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रेटजी को बनाने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में अहम रोल प्ले करती है। उसमें हमने स्ट्रेटजी के पढ़ लिया था, मिशन स्टेटमेंट पढ़ा था, विजन पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, स्ट्रेटजी पढ़ा था। सेकेंड हमने कहा था कि ये कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने में भी हेल्प आउट करती है। कैसे हेल्प आउट करती है? हमने कहा ये कंपनीज डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाती हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगी कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए। वो स्ट्रेटजी कौन कौन सी थी? पहले हमने कहा कि पहली स्ट्रेटजी ये थी कि कंपनी या तो कॉस्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करेगी, या सेकंड क्या था, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो करेगी। उसकी बेसिस पे हमने कहा था कि कंपनी ये डिसाइड करती है कि उन्होंने कौन सी फॉलो करनी है, और मैनेजरियल अकाउंटिंग उसके अकॉर्डिंगली उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे सपोज अगर वो कॉस्ट लीडरशिप फॉलो कर रही है तो अब मैनेजर को कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? कॉस्ट से रिलेटेड डाटा रिक्वायर्ड होगा। और अगर वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है तो अब मैनेजर को अपनी प्रोडक्ट के बारे में, उसके डिलीवरी टाइम के बारे में, उसके नए फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, तो इनकी बेसिस पे वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर तीसरा प्रोसीजर क्या है, या तरीका क्या है जिसके थ्रू मैनेजरियल अकाउंटिंग हेल्प आउट करती है? हमने कहा वो प्लानिंग और कंट्रोल में हेल्प आउट कर रही होती है। प्लानिंग और कंट्रोल में हेल्प आउट करने का क्या पर्पस मतलब है कि हमने कहा वो मैनेजर्स को हेल्प आउट करती है तो अपने प्लान्स बनाएं और उनको प्रॉपर्ली कंट्रोल करें। प्लानिंग और कंट्रोल क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं। अब हमने कहा क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्लानिंग और कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि कंपनी अपने रिसोर्स को मैनेज कर सके। हमने इसकी मैनेजरियल अकाउंटिंग के डेफिनेशन में भी यही बात डिस्कस की थी ना कि हमारा पर्पस क्या होता है मैनेजरियल अकाउंटिंग का, मैनेजर्स का क्या पर्पस होता है? अपने रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना, यही काम होता है ना हमारा। तो हमने कहा इस चीज में उसको क्या कार्य होती है, हेल्प आउट कार्य होती है। अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग की बात करते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोल होता क्या है। हमने कहा मैनेजरियल अकाउंटिंग में प्लानिंग और कंट्रोल 2 बेसिक एलिमेंट होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी चलाने के लिए उनको प्लान करने की भी जरूरत होती है और उन प्लान्स को इफेक्टिवली कंट्रोल करने की भी जरूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग क्या होती है।
कहते हैं प्लानिंग क्या है, ये डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो फ्यूचर में ऑपरेशन या काम परफॉर्म करना है उसके लिए डायरेक्शन क्या कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो प्लान्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, हमने कहा इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट कंसर्न विद फॉर्मुलेटिंग द डायरेक्शन फॉर फ्यूचर ऑपरेशन। फ्यूचर ऑपरेशन में डायरेक्शन प्रोवाइड करना यानी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम करना है और कैसे करना है वो हम प्लान्स के थ्रू कर रहे होते हैं। मैम आप काइंडली हमें जो डेफिनेशंस हैं आपके पास वो हमें राइट डाउन करवाती जाएं आप। चलिए ठीक है, आप नोट डाउन करते जाएं। प्लानिंग क्या है, अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट इज कंसर्न विद फॉर्मुलेटिंग द डायरेक्शन फॉर फ्यूचर ऑपरेशन। मैम आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। बच्चे आप अभी सुनते जाओ, ये डेफिनेशन मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी, क्योंकि अगर राइट डाउन करने लगेंगे तो इसी पे टाइम लग जाएगा सारा। ठीक है जी ठीक। प्लानिंग बेसिकली आप अंडरस्टैंड करो, प्लानिंग क्या है कि हमने क्या कंपनी ने फ्यूचर में जो काम करना है या ऑपरेशन परफॉर्म करना है उनको आज फॉर्मुलेट कर लेना, आज बना लेना कि हमने क्या काम करना है और कैसे करना है। ये सारा क्या होता है, प्लान्स होते हैं। कल मतलब सपोज आपने अगर कल क्या काम करना है, आपकी जो भी होगा, सपोज आप कहेंगे मैंने कॉलेज जाना है या कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए आज डिसाइड कर लो कैसे काम करूंगी क्या करूंगी, तो वो आपका क्या होगा, आप उसे क्या कहोगे, मैंने क्या कर लिया है, प्लानिंग कर ली है। सेम इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा करती हैं। हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती हैं, वो प्लान कर रही होती हैं अपने जो भी एक्टिविटी या काम उन्होंने परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान कर रही होती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में क्या करती हैं, सबसे पहली बात हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्स देखती हैं। क्या कौन कौन से रिसोर्स हैं जो उन्हें चाहिए, कौन कौन से रिसोर्स जो उन्हें चाहिए, उनकी ज़रूरत है और उनको कहाँ यूज़ करना है वो आज डिसाइड करेंगे, उन्हें अरेंज करेंगे प्लानिंग में। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बच्चे? जी आ रही है। चलें ठीक है। अब रिसोर्स हमने पहले भी बात की थी, दो तरह से हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन दोनों वेज में डिसाइड करेगी, प्लानिंग में दोनों तरह से देखेंगे कि हमें कौन से फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए और कौन से नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए। तो वो मैनेजमेंट या कंपनी क्या करेगी, आज ही डिसाइड करेगी उनके बारे में, उनके बारे में जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस होंगी वो आज ही अडॉप्ट की जाएंगी, उसे हम कहेंगे ये प्लानिंग का हिस्सा होती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्लानिंग क्या सिर्फ टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करती है, क्या सिर्फ जो ओनर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजर होते हैं, सिर्फ वही प्लान कर रहे होते हैं? नहीं, हमने कहा वो भी प्लान कर रहे होते हैं और जो लो मैनेजर होते हैं वो भी प्लान कर रहे होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उसको 3 लेवल में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो टॉप मैनेजर होता है उनको स्ट्रेटेजिक मैनेजर कहते हैं। जो टॉप लेवल पे मैनेजर बैठे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजर। फिर आता है हमारे पास दूसरा लेवल मिडल मैनेजर्स, उनको टेक्निकल मैनेजर्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास आता है तीसरा लेवल, उन्हें कहते हैं ऑपरेशनल मैनेजर। टॉप मैनेजर का क्या काम होता है, ये गोल सेट कर देते हैं, स्ट्रेटजी बना दी इन्होंने, इनका काम गोल। मैम ये काइंडली तीनों दोबारा बताइएगा। किसी टॉप मैनेजर और सेकंड है टॉप मैनेजर को हम स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स भी कहते हैं। दूसरा लेवल हमारे पास आता है टेक्टिकल मैनेजर या इन्हें मिडल मैनेजर्स भी कहते हैं। कौन से? टेक्टिकल मैनेजर या मिडल मैनेजर लिख लो आप, इन्हें क्या कहते हैं, मिडल मैनेजर। फिर हमारे जी पास नेक्स्ट थर्ड लास्ट थर्ड वन ऑपरेशनल मैनेजर या लो लेवल मैनेजर्स भी कहते हैं। अब नॉर्मली हमारे माइंड में यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्लान्स है ना वो मिडल जो टॉप मैनेजर है वही बना रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो बना रहे होते हैं, लेकिन हमने कहा जो मिडल मैनेजर है या लो लेवल मैनेजर ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं वो भी प्लान्स बना रहे होते हैं। मिडल में जो टॉप मैनेजर्स होंगे या स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स होंगे वो अपने गोल्स बना देते हैं, वो बना देते हैं कंपनी के गोल्स क्या है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज क्या है, उन्होंने वो बना दी। कंपनी का मिशन क्या है या विजन क्या वो उन्होंने सेट कर दिया। मिडल मैनेजर्स क्या करते हैं, वो उन गोल्स को उठाते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। हमने मिशन और ऑब्जेक्टिव की बात की थी ना, मिशन क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उन जो अचीव करना चाह रहे हैं उनको कन्वर्ट करना, हमने कहा मेजरेबल टर्म में उसे हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो जो मिडल मैनेजर होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं, यानी वो उन गोल्स को उठाते हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑपरेशनल मैनेजर्स क्या होते हैं, ये डे टू डे बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, ये नॉर्मली वर्कर के साथ काम कर रहे होते हैं। ये उन्हें बता रहे होते हैं कि जो डेली बेसिस पे सपोज अगर कंपनी प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो कैसे काम, कौन शख्स क्या काम परफॉर्म करेगा, काम कैसे परफॉर्म किया जाएगा, ये सारा ऑपरेशनल मैनेजर डिसाइड कर रहे होते हैं। जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सिर्फ टॉप लेवल पे नहीं होती, हमने कहा वो तीनों लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं।
टॉप लेवल पे नॉर्मली हमने कहा पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, यानी गोल सेटिंग से रिलेटेड। मिडल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड लिए जाते हैं, और ऑपरेशनल मैनेजर्स पे जो डिसीजन होते हैं वो डे टू डे बेसिस पे जो एक्टिविटीज या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। अब हमने कहा इन तमाम लेवल्स पे क्योंकि डिसीजन हो रहे होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रेटजी की बात की थी। स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था नॉर्मली क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए जो हम प्लान्स बना रहे होते हैं उनको हम स्ट्रेटजीज कहते हैं। ये 3 to 5 years के लिए होती हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। बेसिकली अगर हम प्लान को डिवाइड करें, प्लान हमने बताते हैं ना फ्यूचर में हमने क्या काम परफॉर्म करना है, डायरेक्शन सेट करना। प्लान को आप 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर देते हो, एक को हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं, दूसरे को ऑपरेशनल प्लान कहते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लान बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान, स्ट्रेटजी या स्ट्रेटेजिक प्लान सेम है। हमने कहा लॉन्ग टर्म प्लान्स को स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं, नॉर्मली 3 to 5 years के लिए होते हैं। ऑपरेशनल प्लान्स क्या है? नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, 1 साल या उससे कम, उससे ज्यादा थोड़ा, मतलब 3 साल से जो कम होते हैं उनको हम ऑपरेशनल प्लान्स कहते हैं। ऑपरेशनल प्लान की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कहा इसमें सबसे पहले आ जाता है बजट। यानी ऑर्गेनाइजेशन जब बजट बनाती हैं तो नॉर्मली 1 साल के लिए होता है। बजट का पर्पस क्या होता है? जी बच्चे। मैम जो आपने बताया ना, जो 3 साल से कम प्लान के लिए, उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल प्लान कहते हैं उन्हें। 3 साल के लिए कम अरसे के लिए जो बनाते हैं ना, नॉर्मली 1 साल के लिए होता है, शॉर्ट टर्म इनको कहते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो बना रहे हैं उन्हें ऑपरेशनल प्लान कहते हैं। ओके मैम। और जो 3 साल या 3 से 5 साल के दरमियान बनाते हैं उन्हें स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान में क्या इंक्लूडेड हो सकता है? नॉर्मली हमने कहा कि ओके मैम। स्ट्रेटेजिक प्लान की अगर एग्जांपल की बात करें, हमने कहा सपोज अगर कंपनी ने नई मशीनरी इंस्टॉल करनी है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो हमने कहा ये सारे आ जाएंगे। इसके लिए अगर वो प्लानिंग करते हैं तो नॉर्मली ये काम 3 साल या उससे ज्यादा अरसे के लिए होते हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान आ जाएंगे। ऑपरेशनल प्लान के एग्जांपल्स की बात करें तो हमने कहा इसमें सबसे पहली एग्जांपल आती है बजट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाती है, गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। हमने कहा बजट कितने साल के लिए होता है? नॉर्मली 1 साल के लिए होता है ना। उसका पर्पस क्या होता है बजट का? कि अगले पूरे साल में जो भी काम परफॉर्म करना है उसके लिए हमें कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे, हमारा क्या क्या जो हमारी पोस्ट आएगी उस पर पैसा कहाँ से लगाएंगे, ये सारा हम क्या कर रहे होते हैं बजट में डिसाइड कर रहे होते हैं। और बजट नॉर्मली 1 year के लिए होता है। तो हमने कहा बजट किसकी एग्जाम्पल है? ऑपरेशनल प्लान की एग्जाम्पल है। यानी आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो भी काम परफॉर्म करना है उसके लिए प्लानिंग करने को हम ऑपरेशनल प्लान्स कहते हैं। अच्छा, प्लानिंग की 2 टाइप्स की तो हमने बात कर ली। एक हमने कहा कि ये ऑपरेशनल प्लान होते हैं, दूसरा स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं। और मैनेजरियल अकाउंटिंग इन दोनों में हेल्प कर रहा होता है। स्ट्रेटेजिक प्लान की काइंडली एग्जांपल दोबारा बता दें। तो स्ट्रेटेजिक प्लान में और भी इंक्लूडेड हो सकता है। कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो प्रोजेक्ट तो हमने कहा 1 साल से नॉर्मली ज्यादा अर्सा ले जाता है, प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने में इतना टाइम लग जाता है। कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है, कंपनी ने मशीनरी ऑर्डर दी है, कोई नई मशीनरी इंस्टॉल करनी है या डेवलप करना है अपने आप को, तो ये सारा उसी में इंक्लूडेड हो जाएगा स्ट्रेटेजिक प्लान में। अब हमने कहा कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के प्लान होते हैं। ऑब्वियसली प्लान तो सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ना, चाहे वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे बना रही है या लॉन्ग टर्म बेसिस पे बना रही है, चाहे ऑपरेशनल प्लान है या स्ट्रेटेजिक प्लान है। तो उन तमाम प्लान्स के लिए कंपनी को क्या जरूरत पड़ती है? इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अब प्लान्स बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? हमने पहले भी डिस्कस किया था मैनेजरियल अकाउंटिंग में, प्लान्स को बनाना और इम्प्लीमेंट करना मैनेजर्स का काम है और उनको कंट्रोल करना भी मैनेजर्स का काम है। देखो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो मैनेजर को डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंटली बेसिस पे डिसीजन लेते रहते हैं। जैसे अगर बात करें कि बजट बनाना, हर साल बजट बनाना पड़ता है। परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना, यानी आपके जो एम्प्लॉई हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि बुरी है, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन वो भी हर साल करती है। फिर हमने कहा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, कि अगर पार्टिकुलर प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है, तो वो भी निकालना। हर साल कंपनी ये काम कर रही होती है या फ्रीक्वेंटली बेसिस पे हमने कहा ये काम परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो इसमें भी मैनेजरियल अकाउंटिंग हेल्प आउट करती है। यानी फ्रीक्वेंट बेसिस पे जो डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए भी मैनेजरियल अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब देखो ये वो डिसीजन है जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे होते हैं, तो इनके लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो भी डेली बेसिस वाली चाहिए होगी। देखो जैसे बजट बनाना है
तो इस पे जो इन्फॉर्मेशन होगी आप पूरे सारे रिकॉर्ड रखोगे ना कि डेली बेसिस पे हमारा क्या क्या, हमने कितना कॉस्ट हुआ और ये कितना हमारे रेवेन्यू अर्न किया, कितने एक्सपेंसेस हुए, तो वो सारा रिकॉर्ड डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाएगा। एट द ईयर एंड मैनेजर क्या करेगा, वो उस इन्फॉर्मेशन को देखेगा, उसे यूज करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहे होंगे, वो डिसीजंस कर रहे होंगे। हमने कहा इस तरह ये इसमें हेल्प आउट करता है मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैनेजरियल अकाउंटिंग सिर्फ फ्रीक्वेंट डिसीजन में हेल्प आउट करता है, यानी जो डेली बेसिस पे लिए जाते हैं या फ्रीक्वेंट बेसिस पे लिए जाते हैं, या वो उन डिसीजन में भी हेल्प आउट करता है जो इनफ्रीक्वेंट होते हैं, जो डेली बेसिस पे नहीं लिए जाते। जैसे कंपनी हर साल कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करती, हमने कहा नॉर्मल 3 साल बाद या 5 साल बाद हो सकता है कंपनी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, या कोई नई मशीन इंस्टॉल करनी है या अपने आप को अपग्रेड करना है, तो ये वो काम होता है जो कंपनी नॉर्मली फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं कर रही होती है। ये काम नॉर्मली हमने कहा कभी कभार कंपनी करती है, तो इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इनके लिए जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो तो एक तो डेली बेसिस वाली भी आप लेते हो, जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे भी इंफॉर्मेशन है उनको भी यूज करते हो, और दूसरी हमने कहा उसके अलावा भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, मार्केट का डाटा रिक्वायर्ड होता है, कंपेटिटर के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। यानी डिसीजन लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, चाहे वो डिसीजन फ्रीक्वेंट बेसिस के हैं या इनफ्रीक्वेंट बेसिस के लिए, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग दोनों में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। यहाँ तक किसी को कोई इशू बचे? नो मैम। ओके, ये अभी हमने बात की थी प्लानिंग में मैनेजरियल अकाउंटिंग हमें हेल्प आउट की है। हमने कहा मैनेजरियल अकाउंटिंग सिर्फ प्लानिंग में नहीं, हमें कंट्रोल में भी हेल्प आउट करती है। अब कंट्रोल क्या होता है, देखो आपने प्लान्स बड़ा अच्छा बना लिया, जैसे सपोज एज अ स्टूडेंट आपने प्लान बनाया कि हम डेली बेसिस पे, सपोज आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, मैं डेली बेसिस पे स्टडी करूंगा या पढ़ूंगी। अब आप प्लान तो आपने बना लिया कि एक दिन एक बुक पढ़ूंगी या 2 घंटे मैं पढ़ूंगी, नेक्स्ट डे पे 2 घंटे पढ़ूंगी। आपने प्लान बना लिया, क्या आप उस पर अमल कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये कैसे पता चलेगा? आप ऑब्वियसली आप चेक करोगे ना कि एक दिन के बाद देखोगे या 2 दिन के बाद देखोगे कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ूंगा, सारा दिन गुजर गया, अब आप देखो मैंने मैंने 2 घंटे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसके थ्रू ही आप चेक करोगे ना कि मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। एट द ईयर, एट द एंड ऑफ द डे चेक करोगे, फिर ही पता चलेगा ना आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान बना लिया, हमने कहा बड़ा अच्छा प्लान बनाया, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन कैसे पता चला कि प्लान्स पे अमल किया है कि नहीं किया? वो क्या होगा, कंपनी क्या करेगी कि वो डेली बेसिस पे ये काम कर सकती है, वीकली बेसिस पे भी कर सकती है, सेमी एनुअली बेसिस पे भी, क्वार्टरली बेसिस पे भी, एनुअल बेसिस पे भी काम कर सकती है। कंपनी क्या करेगी, जो भी उन्होंने गोल सेट किए थे, जो भी प्लान्स बनाए थे, सपोज अगर कंपनी का गोल ये है कि मैंने एक माह में 3000 प्रोडक्ट सेल करनी है, सपोज मार्कर बनाते हैं 3000 मार्कर पूरे माह में सेल करनी है, डेली बेसिस पे कितनी सेल करनी है, 100 सेल करूंगी, तो हमने कहा सपोज ने कहा 100 डेली बेसिस पे सेल करेंगे, तो जब महीना एंड होगा हमारे 3000 मार्कर सेल हो जाएंगे। एक दिन गुजरा, अब कंपनी ने देखा कि आज के दिन मेरी सेल कितनी हुई है, जब वो चेक करेगी तो उसे पता चलेगा ना कि जब मैंने प्लान 100 मार्कर सेल करने का बनाया था, आइदर मैंने 100 सेल कर दी है कि नहीं कर दी है, वो जब वो चेक करेंगे तभी पता चलेगा ना। फिर हमने कहा दूसरा दिन आया, फिर कंपनी ने चेक किया, तीसरा दिन आया, फिर कंपनी ने चेक किया। ये जो चेक कर रहे हैं, चेक करने का मतलब क्या है कि अपने प्लान जो बनाए थे यानी 100 मार्कर सेल करना, और एक्चुअल में जितनी सेल हुई है वो 100 भी हो सकती है, 100 से ज्यादा भी हो सकती हैं, और 100 से कम भी हो सकते हैं, उसके साथ कंपेयर करने को हम कहते हैं कंट्रोल। यानी अपने प्लान्स को और अपना जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए हैं, जो एक्चुअल में रिजल्ट आया, उन दोनों को कंपेयर करना, ये देखना कि हमने अपने गोल्स अचीव किए हैं कि या नहीं किए, उसे हम कंट्रोल करना कहते हैं। इसमें कोई इशू बचे कंट्रोलिंग में? अपने प्लान, जी 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 क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? प्लान्स कब काम करेंगे, जब कंट्रोल सिस्टम होगा। प्लान्स बनाना हमने कहा जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्लान बना देने से काम खत्म नहीं हो जाएगा जब तक आप उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखोगे। देखो जब जैसे हमें एज अ टीचर अपॉइंट करते हैं, हमारा काम क्या है कि आपको लेक्चर डिलीवर करना, ठीक है। अब मैनेजमेंट अगर हम पे चेक एंड कंट्रोल ही ना रखे, तो चेक ही ना करे कि हम आपको एक्चुअली में लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उन्होंने तो प्लानिंग बड़ी अच्छी बनाई थी कि हम डेली बेसिस पे बच्चों को लेक्चर डिलीवर करेंगे, लेकिन हमारे पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो हो सकता है कि हम आपको लेक्चर ही डिलीवर ना करें। यानी प्लान बनाना जरूरी है, उसके साथ साथ उतना जरूरी है उस पर चेक एंड बैलेंस भी रखना। तो चेक एंड बैलेंस हम किस में रख रहे होते हैं, वो कंट्रोल में रख रहे होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू बचे? नो मैम। ओके, अब हमने कहा कंट्रोल क्या है, बेसिकली
मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपने प्लान्स को और अपने जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं उनको कंपेयर करते हो। कंपेयर करने का पर्पस क्या होता है? ये पर्पस होता है हमें ये जानना होता है कि आखिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए, वो हम इसमें कार्य होते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल सिस्टम डेवलप करते हैं जो हमें डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कंट्रोल में हेल्प आउट कर रहा होता है। अब अगर ये हमने कहा हमने प्लानिंग भी कर ली, कंट्रोल भी कर लिया। अगर बात करेंगे प्लानिंग या कंट्रोल कैसे हेल्प आउट करती है, हमने कहा कंपनी अपनी विजन बनाती है, अपना मिशन बनाती है। उन विजन और मिशन को देखते हुए हम क्या सेट करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। उन ऑब्जेक्टिव को देख के हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी की बेसिस पे हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, आइदर शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है कि लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। उन प्लानिंग को हम कंट्रोल सिस्टम में देख रहे होते हैं, यानी कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं, और फिर वो कंट्रोलिंग हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आइदर हमारा प्लान ठीक था कि नहीं था। देखो, अगर हमने कंट्रोल में देखा कि हमने प्लान किया था हम दिन की 100 प्रोडक्ट सेल करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे अगर हमने देखा कि हमने 100 प्रोडक्ट सेल कर ली है, तो इसका मतलब है हमारा प्लान अच्छा था, सक्सेसफुल था। लेकिन अगर हमने देखा कि हमने जो प्रोडक्ट सेल की है वो 80 है, इसका मतलब है हमें अपना प्लान को चेंज करने की जरूरत है ना, दोबारा से फिर बनाने की जरूरत है। या अगर हमने कहा हमने प्रोडक्ट 110 सेल कर दिया, फिर भी हमारा प्लान बड़ा अच्छा था, इफेक्टिव था, कि जो हमने डिसाइड किया था उससे ज्यादा आउटकम आ गए। तो कंट्रोल की बेस पे आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आइदर हमें प्लान चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, या उसे दोबारा चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम कंट्रोलिंग में देख रहे होते हैं। यहाँ तक प्लानिंग कंट्रोल में किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अटेंडेंस ले लें, फिर रह जाती है, कल भी रह गई थी इस तरह, मुझे भी फिर पता नहीं होता कि किसने लेक्चर लिया और किसने नहीं। चले मैं वो बाद में लास्ट में 5 मिनट्स में हम अटेंडेंस ले लेंगे, अभी लेक्चर है बच्चे। अच्छा, अब हमने कहा कंट्रोल फंक्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी की बेस पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारे प्लान्स अचीव हुए हैं कि नहीं अचीव हुए, और इसी के बेस पे हम ये भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि कंपनी ने अपने रिसोर्स इफेक्टिवली मैनेज किए हैं कि नहीं किए। क्योंकि अब प्लानिंग में तो हमने डिसाइड कर दिया कि कौन कौन से रिसोर्स हैं, कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करने हैं, वो हमने बता दिए, लेकिन उनको कैसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए, वो हम कंट्रोलिंग में देख रहे होते हैं, और इसी के बेस पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि आइदर कंपनी ने अपने रिसोर्स इफेक्टिवली मैनेज किए हैं और वैल्यू क्रिएट किया शेयर होल्डर और कस्टमर दोनों के लिए। ये तो था कि ये तीसरा प्रोसीजर या टेक्निक थी जिसमें मैनेजरियल अकाउंटिंग हेल्प आउट करती है मैनेजमेंट को। थर्ड जो हमने बात की थी कि मैनेजर लास्ट वन वाला, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एक और टेक्निक होती है या प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू मैनेजरियल अकाउंटिंग हेल्प आउट कर रही होती है मैनेजर्स को। वो क्या होती है कि वो उन्हें प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रोवाइड करती है, यानी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी आउटपुट बना रही होती है उनके बारे में कॉस्ट प्रोवाइड कर रही होती है। आउटपुट क्या होता है कंपनी का? या तो वो प्रोडक्ट दे रहे होंगे या सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, दोनों वेज में ही कंपनी ये काम कर रही होती है ना, या आपको प्रोडक्ट दे रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब हमने कहा उनके बारे में, उन प्रोडक्ट को देने में या सर्विस प्रोवाइड करने में कितनी कॉस्ट आई है उसको एस्टिमेट करना, ये भी इसमें भी आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग हेल्प आउट कर रही होती है। हमने बात की थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ कुछ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। नॉर्मली जब हम आपने उसमें देखा था, जब हमने फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बस निकाल रहे होते हैं, दूसरी बेसिक कॉस्ट और पर हेड कॉस्ट हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं करती। तो हमने कहा कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनके लिए मैनेजर्स को कॉस्ट, डिटेल्ड कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। जैसे ये अगर डिसाइड करना हो कि हमें पार्टिकुलर प्लांट को कंटिन्यू करना है या इसे बंद कर देना है, या कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी सेल सबसे ज्यादा हो रही है तो उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है वो भी देखना। तो हमने कहा इनके लिए हमें मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होती है, हेल्प आउट कर रही होती है, मैनेजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। ये वो बेसिक टेक्निक्स थी 4 जिनके थ्रू मैनेजरियल अकाउंटिंग मैनेजर्स को हेल्प आउट करती है। सबसे पहले हमने कहा स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प आउट करती है, उसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प आउट करती है। सेकंड बात हमने कहा था कि कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प आउट करती है। थर्ड वन हमने अभी जैसे डिस्कस के लिए हमने कहा प्लानिंग और कंट्रोल में हेल्प आउट करती है। प्लानिंग और कंट्रोल में किस तरह हेल्प आउट करती है? हमने कहा रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। फिर थर्ड वन हमने कहा कॉस्ट प्रोवाइड करती है, वो प्रोडक्ट की भी हो सकती है, वो सर्विस की भी हो सकती है, उसमें इसको हेल्प आउट कर रही होती है। अब ये खत्म हो गया। अब हमने कहा जब मैनेजरियल अकाउंटिंग आप सिस्टम डिजाइन करते हो तो डिफरेंट चीजें होती हैं जो मैनेजर को, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, जो मैनेजर्स को कंसीडर करनी पड़ती हैं। सबसे पहला जो उसको कंसीडर करना पड़ता है, हमने कहा डिफरेंट बिहेवियर इशू हो सकते हैं।
जो मैनेजरियल अकाउंटिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी जब आपने सिस्टम को बनाया, डिजाइन किया कि पार्ट हमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपके जो एम्प्लॉयज है उनको कैसे अफेक्ट करती है, वो भी देखना मैनेजर्स का काम होता है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ डेली बेसिस पे मांग रहा हूँ या वीकली बेसिस पे मांग रहा हूँ, तो ये मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे अफेक्ट करेगी, क्या उनके लिए डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना ईजी होगा कि नहीं होगा, ये उनके बिहेवियर में कैसा चेंज लेके आएगी, वो भी मैनेजर्स देख रहे होते हैं। फिर जो दूसरी चीज वो देख रहे होते हैं वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस और मैनेजर्स को कैसे, मैनेजर और एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करना है। हमने कहा हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ उनके एम्प्लॉयज के भी गोल्स होते हैं। जैसे देखो, जब से कोई नया एम्प्लॉय एंटर होता है तो उसके अपने गोल्स होते हैं, वो क्या चाह रहा होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करूं, मेरी सैलरी ज्यादा हो, मुझे बोनसेस ज्यादा मिले, मेरी प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा हो। और ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, मेरे शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज करे, मेरे कस्टमर की वैल्यू इनहांस करे, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल है। हमने कहा सम टाइम दोनों के गोल्स में कंफ्लिक्ट आ जाता है। अगर मैनेजर्स अपने गोल पे फोकस करेगा या एम्प्लॉय अपने गोल पे फोकस करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पीछे छोड़ देगा तो हमने कहा फिर भी नुकसान है, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग में मैनेजर्स का ये भी काम होता है कि एम्प्लॉयज के गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अलाइन करें, उनको मोटिवेट करें, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें, मैनेजर्स को मोटिवेट करें कि वो कंपनी की वेलफेयर के लिए काम करें, ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए काम करें। हम मोटिवेट करने के लिए क्या यूज करें, हमने कहा नॉर्मली उसके लिए परफॉर्मेंस सिस्टम यूज करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम यूज करते हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम क्या है कि साल के एंड पे या क्वार्टरली बेसिस पे एम्प्लॉय ने जो काम किया है आप उनको देखते हो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको बोनसेस प्रोवाइड करो। नॉर्मली इसके लिए कंपनी क्या कर देती है, अपने एम्प्लॉयज को टारगेट असाइन कर देती है। हर एम्प्लॉय को डिफरेंट टारगेट होते हैं कि सपोज आपने एक साल में 1000 प्रोडक्ट सेल करनी है, एम्प्लॉय बी के लिए होगा कि आपने 5000 प्रोडक्ट सेल करनी है, एम्प्लॉय सी के लिए टारगेट डिफरेंट हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखते हो कि आइदर टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं अचीव हुआ, और उन टारगेट की बेसिस पे आप एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करते हो, उनको मोटिवेट कर, उनको अप्रेजल प्रोवाइड करते हो। नॉर्मली सम टाइम आप बोनसेस दे देते हो, प्रमोशन दे देते हो अगर टारगेट फुलफिल हो गया, और अगर टारगेट फुलफिल नहीं हुआ तो आप एम्प्लॉय को फिर भी मोटिवेट कर रहे होते हैं, उनको नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में कि यू हैव टू डू बेटर, कि आप अच्छा काम करो, अच्छे तरीके से परफॉर्म करो ताकि नेक्स्ट ईयर आपको भी प्रमोशन मिले, आपको भी बोनसेस प्रोवाइड किए जा सकें। इसके लिए डिफरेंट कंपनी अपने मैनेजर्स को भी टारगेट असाइन कर देती हैं, क्योंकि मैनेजर्स ने ही अल्टीमेटली एम्प्लॉय से काम कराना होता है। तो मैनेजर का टारगेट सेट कर दिया जी, सपोज आपने इस साल प्रॉफिट को 5% इंक्रीज करना है, तो मैनेजर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय के साथ मिलकर कॉर्पोरेशन के साथ काम करेगा और कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। एक और तरीका क्या होता है, ये तो हमने कहा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम था, उसके थ्रू आप करते हो। दूसरा होता है पार्टिसिपेशन सिस्टम। इसमें क्या करते हो, जब कंपनी गोल सेट करती है तो अपने एम्प्लॉय को भी बुला लेते हैं, यानी जिस मीटिंग में गोल सेट होने होते हैं उस मीटिंग में एम्प्लॉय को भी इंक्लूड किया जाता है ताकि वो अपने गोल की पार्टिसिपेशन में, गोल बनाने में खुद पार्टिसिपेट कर सकें, खुद इन्वॉल्व हों। जब कोई काम करने के लिए हम खुद राय दे रहे होते हैं कैसे करना है, कितना होना चाहिए, तो हम वो काम ज़्यादा बेटरली कर सकते हैं ना। तो इसी तरह सेम एम्प्लॉय को भी जब इंक्लूड किया जाता है तो वो ज़्यादा बेटरली काम कर सकते हैं। एक और इशू जो समटाइम फेस करना पड़ता है वो है कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने बात की थी इंफॉर्मेशन एक कॉमोडिटी होती है, जैसे दूसरी प्रोडक्ट की तरह वीट हो गया या राइस हो गया, इसकी तरह इंफॉर्मेशन भी एक कॉमोडिटी होती है। आप इसे प्रोड्यूस कर सकते हो, इसे कंज्यूम कर सकते हो, इसे परचेज भी कर सकते हो। हमने कहा जब इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी होती है तो उस पर टाइम लगता है। जैसे हम मैनेजरियल अकाउंटिंग की बात की थी, हमने कहा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में कंपनी का अपना खर्चा भी तो आता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो स्टाफ है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसकी कॉस्ट पड़ती है, आपने जो रिसर्च वर्क परफॉर्म किया था उसके लिए भी आपको कॉस्ट पड़ती है। फिर हमने कहा अगर कंपनी आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डाटा ले रही है तो उसके लिए रिसर्च करना, बंदों को हायर करना, तो हमने कहा उसके लिए भी काम पड़ता के लिए भी ये सारा कॉस्ट पड़ती है। यानी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए भी कंपनी को इतनी ज्यादा कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। जब उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है, अब हमने कहा ये तो था कॉस्ट, अब उसका बेनिफिट क्या है कि उस सारी कॉस्ट का, हमने कहा बेनिफिट ये है कि कंपनी जब डिसीजन लेती है तो डिसीजन बड़े इफेक्टिव होते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन लेगी तो इफेक्टिव होंगे, कंपनी प्रॉपर्ली मैनेज कर सकेगी अपने डिसीजंस को। तो इस चीज में भी वो क्या करते हैं, हेल्प आउट करती है। यानी हर इंफॉर्मेशन की कॉस्ट भी है और बेनिफिट भी है।
सम टाइम मैनेजर्स क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन की इतनी ज़्यादा कॉस्ट उस पर इतनी ज़्यादा लगा देते हैं, उसका बेनिफिट उसकी कॉस्ट के रेफरेंस से बहुत कम होता है। तो मैनेजर्स को ये भी देखना होता है कि कॉस्ट और जो उसका बेनिफिट है उनके दरमियान में बैलेंस मेंटेन करना है, यानी इतनी कॉस्ट ना लगा दो उतना उसका बेनिफिट ही ना हो सकता है कि पार्टिकुलर इशू को सॉल्व करने पे आप रिसर्च इतनी कर लो, इतनी डेप्थ में इंफॉर्मेशन ले आओ या इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले आओ जो रिक्वायर्ड ही नहीं थी। तो मैनेजर्स को ये भी देखना उस पर जरूरी होता है कि कॉस्ट और बेनिफिट के दरमियान वो बैलेंस मेंटेन कर सके। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को कोई प्रॉब्लम आज के लेक्चर में? यह था आज का लेक्चर, यानी हमने कंसर्न डिस्कस कर लिए, हमने टेक्निक्स पूरी डिस्कस कर लिए और कंसर्न डिस्कस कर लिए कि मैनेजर्स को क्या क्या जब वो अकाउंटिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं तो क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। एक उसे बिहेवियरल इशू देखने पड़ते हैं, फिर उसने अपने मैनेजर्स और एम्प्लॉय को मोटिवेट करना पड़ता है, फिर हमने कहा उसे कॉस्ट और बेनिफिट का रिलेशनशिप देखना पड़ता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो मैम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम? बच्चे अभी देख लो क्वेश्चंस। नो मैम। टाइम है, किसी को कोई? मैम जो स्ट्रेटजीज है वो आप, अगर आपके पास अभी बुक है तो आप वहां से बता सकती हैं कि फर्स्ट पॉइंट आपने हमें यूनिवर्सिटी में करवा दिया था, जो थर्ड पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। बच्चे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको यूनिवर्सिटी में करा दिया था, थर्ड पॉइंट जो अभी मैंने कराया आपको, सेकंड पॉइंट था मैम हमारा जो कंपैटिटिव बाकी एडवांटेज वाला। यस मैम। तो जो मैम थर्ड आप पॉइंट, नोट से बता दें कि जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक है, थर्ड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। आप जब बुक ओपन करोगे ना तो सेकंड पॉइंट आपको वहीं पे मिल जाएगा। जो थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट था हमारा, मैं आपको बता ऑर्डिनेंस। देती हूँ। सेकंड पॉइंट हमने मेंटेन किया प्लानिंग से एंड कंट्रोल तक है, प्लानिंग एंड कंट्रोल से स्टार्ट यस हो रहा है और प्लानिंग एंड कंट्रोल जहाँ तक कंट्रोल एंड हो रहा है वहां तक है। ये थर्ड पॉइंट है हमारा, जब भी हमने बात की ना ये प्लानिंग और कंट्रोल में हेल्प आउट करती है, तो ये वहां तक है। और फोर मैम वो कहाँ से क्लियर हुआ। फोर्थ और हमारा कहाँ से उसके कहाँ बाद तक ही है है, वो बताएं। कॉस्टिंग गुड्स एंड सर्विस, वो उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कॉस्टिंग गुड एंड सर्विसेज है। जी, ठीक है, ओके। मैं आपको इसकी शेयर कर दूंगी आज ग्रुप में ना, मैं आपको इसके नोट्स शेयर कर दूंगी बच्चे। ओके मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू। और इश्यूज में कोई प्रॉब्लम? जो इश्यूज डिस्कस किए हमने, नो मैम। किसी को कोई मसला नहीं है? नो मैम। जी यार, आप मैम काइंडली नेक्स्ट अटेंडेंस मार्क कर लें सबकी। ओके मैम, कर लें। मैम काइंडली नेक्स्ट लेक्चर में या तो स्लाइड शो करवाइएगा या फिर वैसे स्क्रीन शो करवाइएगा, इस तरह से हमें पता नहीं चलता क्योंकि ना तो हमारे पास बुक है ना नोट्स हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर तक आपको नोट्स भी दे दूंगी और स्लाइड्स भी हम शेयर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जी ठीक है। और इसके अलावा और कोई इशू बच्चे आज के लेक्चर में या पिछले लेक्चर्स में जो डिस्कस हो गए हुए हैं? नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सीआर, कोई इशू आपको बच्चे? और आपकी टोटल क्लास कितनी है? काफी बच्चे आज मिसिंग है, क्यों नहीं आए इतने लोग? नो मैम, ठीक है। बॉयज काफी नहीं आए हैं सीआर, आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था? किया था इन्फॉर्म। बच्चे ये आप लोगों के लिए क्लासेस अरेंज होती है ना, तो आप लोगों को लेनी चाहिए। जी मैम। मैम सबको ही पता है कि इस टाइमिंग पे क्लास है, आप किसी को खुद तो उठा के ला नहीं सकते, अपनी मर्जी है वो लेते हैं नहीं लेते। ओके बच्चे, और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम, नो क्लियर है। मैम किसी को कोई इशू क्लियर है नहीं? मैम। सबको नो clear? मैम। यस मैम। चले बच्चे, ओके फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज बच्चे। ओके। और इसको प्लीज इनको काम कीजिएगा, इसको प्रिपेयर कीजिएगा लाजमी। ओके ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।